जय हिंद साथियों। तो अब हम तुर्क सरदारों के बारे में अलप्तगीन सुबुक्तगीन के बारे में पढ़ चुके थे। सुबुक्तगीन के दो पुत्र थे, महमूद गजनवी और इस्माइल। तो उत्तराधिकार के युद्ध हुआ दोनों के बीच, दोनों में से महमूद गजनवी जीता। तो अब महमूद गजनवी के बारे में साथियों हम पढ़ लेते हैं। महमूद गजनवी 998 से 1030 ईस्वी तक शासन किया। अब देखो, सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी 998 ईस्वी पर गद्दी पर बैठा। महमूद गजनवी जो सबसे पहले 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक, यानी 1000 से 1027 ईस्वी के बीच इसने युद्ध किया। कितने कितने बार? कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया। पूछा जाए भारत पर महमूद गजनवी ने कितने बार आक्रमण किया साथियों, तो कुल 17 बार आक्रमण किया। अब देखिए साथियों, 17 बार महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में भारत में क्या किया? आक्रमण किया और पेशावर, जो आज का पाकिस्तान पड़ता है, उसके कुछ हिस्से पर इसने कब्जा कर लिया। कुछ हिस्से पर क्या किया? कब्जा कर लिया। किसने? महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और इसने क्या किया? कब्जा कर लिया पेशावर के कुछ हिस्से में। विजय प्राप्त करके अपने देश गजनी वापस लौट गया। कब्जा किया, उसके बाद अपना पुनः गजनी वापस लौट गया। अब देखिए साथियों, गजनी लौट गया, उसके बाद 1001 और 2, 1001 से 2 के बीच में जो युद्ध किया इसने, हिंदू राजशाही वंश पर आक्रमण किया, जो कि राजा जयपाल पर आक्रमण किया। किस पर किया? राजा जयपाल पर आक्रमण किया। 1001 से 2 के बीच में हिंदू शाही राजवंश, वहां के राजा कौन थे? राजा जयपाल पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। फिर देखिए साथियों, इसने क्या किया? 1005 और 6 में मुल्तान पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? मुल्तान पर। वहां का राजा कौन था? अब्दुल्ला फतेह दाऊद पर इसने आक्रमण किया। कब? 1005 से 6 के बीच में इसने दाऊद, क्या नाम था? अब्दुल फतेह दाऊद पर आक्रमण किया। मुल्तान का क्षेत्र था, उस पर आक्रमण किया। उसके बाद इसने 1008 से 9 के बीच हिंदू शाही राज्य था, वहां का शासक कौन था? आनंदपाल पर आक्रमण किया। आनंदपाल पर आक्रमण किया। फिर उसके बाद इसने क्या, कुल कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। 1012 और 13 के बीच इसने थानेश्वर पर आक्रमण किया। थानेश्वर का राजा कौन था? राजा राम थे। राजा राम वहां के शासक थे। फिर 1018 और 19 के बीच इसने कन्नौज पर आक्रमण किया। कहां पर किया? कन्नौज पर आक्रमण किया। वहां के राज्यपाल थे। अब देखो, 1020 और 21 में इसने कालिंजर पर आक्रमण किया। कहां किया? कलिंजर पर। और कलिंजर का शासक कौन था? विद्याधर पर आक्रमण किया। यानी कलिंजर पर आक्रमण करना, विद्याधर पर आक्रमण किया। फिर उसके बाद क्या किया? 1025 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है। ज्यादातर पेपर में क्या होता है? पूछा जाता है। कौन सा आक्रमण? 1025 सोमनाथ मंदिर, गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात पर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। वहां के शासक कौन थे? भीम प्रथम। तो महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में 16वां आक्रमण था। कौन सा आक्रमण था? 16वां आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर को लूटा, खूब लूटपाट किया और लूटपाट करके धन को गजनी लेकर के जा रहा था, तो इस पर जाटों ने आक्रमण कर दिया था। जब जाटों ने आक्रमण किया तो कुछ धन जाट भी मिल गए थे, लेकिन ये जाटों से उलझा नहीं, सीधा चला गया गजनी। और फिर इसका जो अंतिम युद्ध हुआ है 17वां, वो किया जाटों पर आक्रमण। अब देखिए साथियों, जब उस समय जाटों पर आक्रमण किया, जब ये धन लूट करके ले जा रहा था, तो जाटों ने आक्रमण किया, कुछ संपत्ति लूट ली। जाटों ने क्या की? कुछ संपत्ति महमूद गजनवी से लूट ली। महमूद गजनवी का अंतिम जो आक्रमण हुआ 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध 1027 ईस्वी में इसने अपना 17वां अंतिम आक्रमण किया। उसके बाद 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। महमूद गजनवी की मृत्यु कब होती है? 1030 ईस्वी में। महमूद गजनवी के साथ कुछ कवि आए थे, जिन्हें फेमस दरबारी कवि थे। फिरदौसी आए, अलबरूनी आए, उतबी आए। पूछा जाता है, इनकी रचनाएं भी बहुत पूछी जाती हैं। कौन कौन सा? महमूद गजनवी के शासनकाल में फिरदौसी, अलबरूनी, उतबी,
नामक ये कवि आए इनके साथ। अब देखो, जैसे इतिहासकार भारत आए, जैसे इतिहासकार इस कवि जो इतिहासकार थे इन्होंने आए, फिरदौसी, अलबरूनी तथा उतबी जैसे महान इतिहासकारक आए। इनके किसके साथ में? महमूद गजनवी। भारत आए, फिरदौसी ने लिखा शाहनामा, बहुत पेपर में पूछा जाता, शाहनामा किसने लिखा? फिरदौसी ने। अलबरूनी की ये रचना ज्यादा पूछी जाती, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद किसने लिखा? अलबरूनी ने। उतबी ने लिखा है किताब उल यामिनी, यामिनी साम्राज्य की स्थापना जैसे किया था तो अल्पतगीन ने, तो उन्हीं का वंशज ये भी था। अल्पतगीन के बाद सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन के 2 पुत्र थे। अब महमूद गजनवी और इस्माइल दोनों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, तो उत्तराधिकार के युद्ध के बाद क्या हुआ? महमूद गजनवी शासक बनता है। अब महमूद गजनवी के साथ इतिहासकार फिरदौसी, अलबरूनी, उतबी आए। तो फिरदौसी ने लिखा शाहनामा, अलबरूनी ने लिखा किताब उल हिंद, उतबी ने लिखा किताब उल यामिनी की रचना की। अब साथियों और देखते हैं, महमूद गजनवी को बुत किशन तथा मूर्ति भंजक कहा जाता था। इसने मुस्लिम शासक का प्रचार प्रसार किया, मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार किया, और इसने मूर्ति भंजक इसीलिए कहा जाता है, इसने आक्रमण किया। जैसे 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है, भीम प्रथम वहां के शासक थे, तो सोमनाथ मंदिर को लूटा। अब देखो इसने क्या किया, इसका मेन मकसद था भारतीय कला को नष्ट करना। जो भी भारतीय कला संस्कृति थी, जो भी इमारतें थी, उनको, मंदिरों को क्या करना? नष्ट करना, भारतीय कला को नष्ट करना। दूसरा पॉइंट क्या था इसका? भारत में विदेशी आक्रमण का द्वार खोल दिया। भारत में विदेशी आक्रमण का द्वार इसने क्या किया? खोल दिया। भारत में विदेशी आक्रमण का द्वार महमूद गजनवी ने खोल दिया। अब तीसरा इसका पॉइंट क्या था? भारतीय राजाओं को पराजित कर, भारतीय राजनीति की कमजोरी को उजागर किया। उजागर यह किया कि भारत के जो राजा हैं उनमें यूनिटी नहीं है, उनमें एकता नहीं है, उसी का भारतीय राजनीति की कमजोरी को उजागर किया। अब अगला पॉइंट देखेंगे, चौथा, भारत का धन लूट करके गजनी ले गया। भारत का धन लूट करके कहां ले गया साथियों? गजनी ले गया। भारत की जितनी धन संपत्ति थी वो गजनी ले गया। इसने क्या किया? पंजाब, सिंध एवं मुल्तान को में गजनी के गवर्नरों को नियुक्त किया। यानी पंजाब का जो ये क्षेत्र था हिंदू राज शाही वंश, पंजाब, सिंध एवं मुल्तान में गजनी गवर्नर की नियुक्ति कर मुस्लिम शासन की स्थापना की। मुस्लिम शासन की क्या की? स्थापना की। तो ये था महमूद गजनवी का जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 1025 ईस्वी में जो 16वां आक्रमण हुआ, ये कहां पर? सोमनाथ मंदिर गुजरात में। इस पर जाटों ने आक्रमण किया, तो अंतिम आक्रमण इसका जो हुआ महमूद गजनवी का 1027 में जाटों के विरुद्ध। तो साथियों ये थे महमूद गजनवी के बारे में। अब इसी के साथ जो पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में भी साथ में पढ़ लेंगे। तो साथियों ऐसी क्लासें देखने के लिए हमारे प्रचंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जिंदगी में चाहे 10 बार फेल हो जाओ, चाहे 100 बार, लेकिन कसम खा लो कि आम आदमी बनकर नहीं जीना। कभी हारने का इरादा है तो उन लोगों के बारे में सोच लेना जिन्होंने कहा था तुम्हारे बस का नहीं है। जय हिंद साथियों। तो साथियों हम गौरवंश के बारे में पढ़ेंगे। जैसे महमूद गजनवी को पढ़ चुके हैं, तो महमूद गजनवी को पढ़ें, अलप्तगीन, सुबुक्तगीन को पढ़ें, मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ें, अरब आक्रमणकारी, तुर्क आक्रमणकारी। अब हम गौरवंश के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? गौरवंश। तो गौरवंश 12वीं शताब्दी के मध्य में गौरवंश का उदय हुआ। 12वीं शताब्दी के मध्य में गौरवंश का उदय हुआ। इसके साम्राज्य का आधार उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान आता है। उत्तर पश्चिम का अफगानिस्तान था। 1173 ईस्वी में, कितने में? 1173 ईस्वी में साथियों मोहम्मद गौरी, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने गौर साम्राज्य का शासक बना। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर वंश का संस्थापक या शासक बना। उसके बाद क्या है?
1175 ईस्वी में 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। 1175 में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया। इसकी यह पहली विजय थी। मुल्तान पर विजय प्राप्त की यह पहली विजय थी जब मुल्तान पर 1175 ईस्वी में इसने आक्रमण किया और मुल्तान को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। फिर उसके बाद 1178 ईस्वी में 1178 ईस्वी में इसने क्या किया, राजस्थान पर आक्रमण किया। कहां पर किया? राजस्थान पर आक्रमण किया मोहम्मद गौरी ने। उसके बाद यहाँ का शासक जो था भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय यहाँ का शासक था। इसने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। मोहम्मद गौरी को भीम द्वितीय ने हरा दिया, तो राजस्थान पर कब्जा नहीं कर पाया। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। पृथ्वीराज चौहान विजयी रहते हैं और मोहम्मद गौरी को कई बार पृथ्वीराज चौहान हराते हैं और हराने के बाद इसको माफ कर देते हैं। ये माफी मांगता है, माफ कर देता, पुनः अपने साम्राज्य लौट जाता। लेकिन क्या हुआ, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, उसमें मोहम्मद गौरी हारा, पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। जैसे कहते हैं ना, 12 बरस कुकर जिए, बरस 13 बरस सियार, बरस 18 छत्री जिए, बाकी जीवन पर धिक्कार। तो पृथ्वीराज चौहान जो थे बहुत बलशाली राजा थे। उसके बाद ये जब 1192 में इसको माफ कर देते, सोचते हैं कि अब कहाँ आएगा, तो 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में ये क्या करता है, रात्र में आक्रमण करता है चोरी छिपके और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है। फिर उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी जाती हैं। तो पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारे कवि थे चंदवरदाई, उन्होंने एक दोहे के माध्यम से कहा कि पृथ्वीराज चौहान जी सप्तवेदी बाण चला देते हैं आंख बंद करके भी। कहे मोहम्मद गौरी कहा ऐसे कैसे, तो 8 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो ऐसे करके जब धनुष का प्रचंड चढ़ाते हैं और चढ़ाने के बाद बाण छोड़ देते हैं, तो मोहम्मद गौरी जो है ऊपर से चला आता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जो इनके दरबारी कवि थे चंदवरदाई, इन्होंने अपने को भी मार लिया और पृथ्वीराज चौहान को भी, क्योंकि इनकी आंखें फोड़ दी गई थी पृथ्वीराज चौहान की। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। जो मोहम्मद गौरी था इसका साथ जयचंद दिया था, क्योंकि जयचंद की जो पुत्री थी संयोगिता, उसको पृथ्वीराज चौहान ने उसके दरबार से उठा लाए थे। तो इस वजह से यह जो था जयचंद इसका एंटी रहता था। लेकिन 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी हरा दिया, जयचंद को भी हरा दिया। 1205 ईस्वी में गौरी अपना अंतिम युद्ध, मोहम्मद गौरी ने 1205 ईस्वी में अपना अंतिम युद्ध पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध किया। पंजाब के खोखर विरुद्ध के जातियों के विरुद्ध किया 1205 ईस्वी में। अब देखो मोहम्मद गौरी के जो सेनापति थे, दो सेनापति जो फेमस थे, एक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, एक बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो संरक्षण में सेनापति था, 1196 में अजमेर विजय हुई, 1196 में अजमेर विजय, 1197 में बदायूं पर विजय प्राप्त किया, 1202-3 के मध्य बुंदेलखंड विजय हुए। ये इसका सेनापति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद जो बख्तियार खिलजी था, इसने क्या किया, 1197 में बिहार पर विजय प्राप्त की और 1205 ईस्वी में बंगाल विजय प्राप्त की, यानी बंगाल पर भी विजय प्राप्त की। जो ये बख्तियार खिलजी था, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय को 1198 ईस्वी में नष्ट कर दिया था। तो पूछा जाए नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया, तो जो मोहम्मद गौरी का सेनापति था बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश के जो थे शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसका जो ये सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, यही आगे चल करके गुलाम वंश की स्थापना करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। तो इसके बाद हम गुलाम वंश के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो साथियों, ऐसी क्लासें देखने के लिए हमारे प्रचंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जिंदगी में कितना भी मुश्किलें आए, लेकिन उन मुश्किलों को हमको डट करके मुकाबला करना। मैं कहता हूं 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, 6 महीने के लिए बंद कर लो अपने आप को कमरे में,
दुनिया वालों को लगे कि ये मर गया, किसी को कोई अता पता न चले। 6 महीने खुद पर इतनी मेहनत करो, खुद पर इतनी मेहनत करो, खुद को इतना समय दो कि दुनिया भर के लोग आपका समय लेने के लिए अपना समय लगाएं। बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। जिंदगी में बिना कठिनाई और संघर्ष झेले आप ठीक ठाक इंसान नहीं बन सकते। यदि जीवन में आपको सब कुछ ठीक ठीक मिल गया तो आप खुद ठीक इंसान नहीं बन पाएंगे। ये एक सत्य फैक्ट है। जय हिंद साथियों।